के उदय, इसमें हम अब अवध के बाद देखते हैं कि इस दौरान और कौन कौन से राज्य स्वायत्त बने मोहम्मद सारंगीला के कमज़ोर शासन के शासनकाल में। ध्यान रहे, आपको शायद इसके पहले हमने थोड़ा सा संकेत दिया होगा कि अवध के तुरंत बाद हैदराबाद के निजामत राज्य की स्थापना हुई। ध्यान रहे, ये हैदराबाद की राजधानी औरंगाबाद थी और इस हैदराबाद राज्य के संस्थापक, स्वायत्तशासी राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां का था। ध्यान रहे, चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क ये मोहम्मद सारंगीला के एक अहम कद के सरदार थे, अमीर थे और इन्हें पहले दक्कन के 6 सूबों का सूबेदार बनाया गया। यद्यपि वहाँ इनको सूबा तो दिया गया, ये रहते दिल्ली में ही थे। बाद में मोहम्मद सारंगीला से इनके मतभेद होने के कारण ये फिर शिकार के बहाने दक्षिण भारत गए और दक्षिण भारत के मुगल सूबेदार मुजारिब खां को इन्होंने युद्ध में परास्त कर दिया और वहाँ हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां वहाँ के संस्थापक बने और राजधानी औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाई। मजबूर होकर के मोहम्मद सारंगीला ने इन्हें आसफ जाह की उपाधि देते हुए हैदराबाद को एक स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दे दी। ये हैदराबाद का निजामत बहुत लंबे समय तक सत्ता में बनी रही। आप देख सकेंगे, इसे देश के स्वतंत्रता के समय इसे अपने भारत संघ में विलय करने के लिए सरदार पटेल को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी। ये वही हैदराबाद राज्य है जिसके संस्थापक चिनकिलिज खां निजामुल मुल्क हुए थे। और इसमें एक विशेषता और भी है, दक्कन के 6 सूबों के ये निजाम जिस राज्य की स्थापना किए थे, यही राज्य आगे चलकर वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से एक अधिक अहम सवाल का जवाब है कि वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का पहला स्वायत्तशासी राज्य कौन था। तो आपके सामने उत्तर होगा हैदराबाद। आ जाए अगर इसकी स्थापना किसने की थी, निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां। इसकी राजधानी क्या थी, औरंगाबाद। और ये स्थापित हुआ था मोहम्मद सारंगीला के शासनकाल में। अवध के स्थापना के तुरंत बाद इस राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क ने की थी। ये हैदराबाद। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी बताया कि हैदराबाद राज्य जो पहला ऐसा स्वायत्तशासी राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार की, और आगे चलकर यही वो राज्य है जिसने भारत संघ में विलय से इनकार किया था, ऑटोनोमस रहने की कोशिश की थी और जिसे भारत संघ में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो निजाम चलाना पड़ा था सरदार पटेल को, और इसके द्वारा इसका भारत संघ में विलय हुआ। ये रहा हैदराबाद। हैदराबाद के बाद अब हम देखते हैं अगला जो ऑटोनोमस स्टेट स्थापित हुआ वो था कर्नाटक। ध्यान रहे, कर्नाटक की राजधानी आरकाट थी और कर्नाटक वास्तव में हैदराबाद का ही एक अधीन राज्य था। लेकिन निजाम के एक सिपहसालार सादतुल्ला खां ने निजाम से अलग एक राज्य की स्थापना की जिसे कर्नाटक कहा गया, अर्थात कर्नाटक के संस्थापक बने सादतुल्ला खां। अंग्रेजों ने कर्नाटक राज्य का उपयोग युद्ध के मैदान में किया। अंग्रेजों ने ही क्यों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों के बीच होने वाले युद्ध का मैदान कर्नाटक ही था जिसकी राजधानी आरकाट थी। और वेलेजली द्वारा कर्नाटक के अंतिम नवाब अहमदुल उलमेर से बलपूर्वक इस राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया और इस तरह से कर्नाटक राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इस तरह से कर्नाटक राज्य, जिसका युद्ध मैदान के रूप में प्रयोग किया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने, और साथ ही साथ वेलेजली द्वारा अंततः उनकी सहायक संधि और उनकी साम्राज्यवादी नीति का शिकार भी बना, राज्य का उदय हुआ और किस तरह राज्य का अवसान हो गया वो आपके सामने है। इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटक की राजधानी आरकाट, संस्थापक सादतुल्ला खां, और इसमें इम्पॉर्टेंट है
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने किसका युद्ध के मैदान के रूप में एक उपयोग किया था, वो भी कर्नाटक है। इसका उपयोग हम आगे जब आपको पढ़ाएंगे अंग्रेजी और फ्रांसीसी संघर्ष, तो उसमें इस राज्य की एक बार फिर चर्चा होगी कि कर्नाटक का उपयोग अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपने युद्ध के मैदान के रूप में किया था। तो ये दो राज्य आपके सामने ये रहे। अब तक आप पढ़ चुके अवध के पूरे महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने बताया, उसकी स्थापना और महत्वपूर्ण चीज़ें। फिर हैदराबाद जो अवध के तुरंत बाद स्थापित होता है। इसके बाद आपको पढ़ा दिया गया कर्नाटक। कर्नाटक के बाद अब हम लोग देख लेते हैं अगला जो राज्य स्थापित होता है इस दौरान, उस राज्य का नाम है जाट राज्य, भरतपुर। तो हम लोग अब जरा भरतपुर के बारे में देख लेते हैं। हैदराबाद के और कर्नाटक के बाद हम नवीन स्वायत्त शासी राज्यों में अगला जो देखते हैं वो है जाट राज्य। ध्यान रहे, जाट जाति के लोग खेती बाड़ी करने वाले और एक तरह से निराकार ब्रह्म के उपासक लोग थे। ये लोग भरतपुर, मथुरा इत्यादि के क्षेत्रों में जमींदार भी थे। जाट राज्य एक ऐसा राज्य है जो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध स्थापित होने वाला पहला राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम ये गोकुला जाट जो तिलपत के जमींदार थे, सर्वप्रथम तिलपत के जमींदार गोकुला जाट ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। कहाँ के जमींदार थे ये? तिलपत के। तिलपत के जमींदार ने विद्रोह किया और एक तरह से ये कहें कि जाट राज्य जिसकी राजधानी भरतपुर हुआ करती थी, इसके एक स्थापना का संकेत दे दिया था। तो सर्वप्रथम इस राज्य की स्थापना का संकेत दिया गोकुला जाट ने, और गोकुला जाट के उत्तराधिकारी हुए राजाराम जाट। राजाराम जाट ने उनके बाद जब सत्ता संभाली तो उन्होंने भी मुगलों के विरुद्ध, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा, और संघर्ष इस कदर भयावह रहा मुगलों से कि औरंगजेब की नीतियों का विरोध करते हुए, उसकी सत्ता का विरोध करते हुए इन्होंने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर भी आक्रमण किया। कहाँ स्थित अकबर का मकबरा? सिकंदरा। आगरा से थोड़ी ही दूर सिकंदरा है। सिकंदरा में अकबर की मृत्यु के बाद उनका मकबरा बनवाया गया। बड़ा ही सुंदर 5 महला पिरामिड आकार का उनका मकबरा है, जो आपको मिडिल इंडिया में पढ़ाया जाएगा। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर आक्रमण कर राजाराम जाट ने अकबर के शव या उसकी हड्डियों को निकालकर उसमें आग लगा दी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। राजाराम जाट यद्यपि बाद में मुगल फौजी कार्रवाई में मारे गए। उसके बाद सत्ता संभाली चूड़ामन जाट ने। इसी चूड़ामन जाट ने भरतपुर को राजधानी बनाकर जाट राज्य की नींव डाली। अर्थात जाट राज्य को एक राज्य बनाने के लिए संघर्ष करते रहे राजाराम, उसके पहले गोकुला जाट, लेकिन चूड़ामन जाट ने जाट राज्य की नींव डालने में कामयाबी पाई। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी होते हैं बदन सिंह, और नादिर शाह के आक्रमणों का लाभ उठाते हुए, उस आक्रमण की अस्त व्यस्त स्थिति का लाभ उठाते हुए इन्होंने मथुरा और आगरा पर अधिकार कर लिया बदन सिंह ने। और इस क्रम में अगला एक यशस्वी जाट राजा होता है, वो है सूरजमल जाट। सूरजमल जाट को जाट जाति का अफलातून यानी प्लेटो, सूरजमल जाट को जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने इसे राजा और महेंद्र की उपाधि दी थी। ध्यान रहे, ये अहमद शाह अब्दाली की एक चाल थी। यद्यपि सब कुछ के बाद सूरजमल जाट मराठों का समर्थन करते थे और उनका साथ भी देना चाहते थे, लेकिन सदाशिवराव भाऊ जो तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठा सेना के सेनापति हुआ करते थे, उनसे और सूरजमल जाट से कुछ मतभेद हो गए। आखिरकार सूरजमल जाट तटस्थ हो गए और अब्दाली यद्यपि इनको अपने तरफ करने के लिए राजा और महेंद्र इत्यादि की उपाधि भी दिया था, लेकिन
समर्थन करते हुए भी इतना दुखी हुए मराठों से कि वे तटस्थ हो गए और मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने तृतीय पानीपत के युद्ध में 1761 में परास्त कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जाट जाति का जो प्लेटो, इसने पूरी तरह से एक मजबूत राज्य बना दिया भरतपुर को, या भरतपुर को राजधानी बना करके सफलता पाई। ये जाट जाति का इतिहास है, यानी जाटों का जो प्रादुर्भाव होता है एक खेतिहर काश्तकार के रूप में, एक जमींदार के रूप में, और फिर राज्य की स्थापना के क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, और फिर अंततः संघर्ष करते हुए जाट अपने राज्य को मथुरा और भरतपुर के क्षेत्रों को मिला करके एक राज्य बनाने में सफलता हासिल करते हैं। तो ये रहा जाट राज्य। अब जाट राज्य के बाद हम देखते हैं जो नवीन स्वायत्त शासी राज्य के उदय के क्रम में वो है जयपुर। जयपुर को किस तरह से एक स्वायत्त शासी राज्य बनाने में महाराजा मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने सफलता पाई। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं कि उदय के क्रम में अब हम इसमें देख लेते हैं जयपुर। ये जयपुर वास्तव में आमेर की राजधानी थी। आमेर राज्य था, उसकी राजधानी जयपुर थी, और ये यहाँ के राजा जय सिंह प्रथम औरंगजेब के सहयोगी हुआ करते थे, जिन्होंने औरंगजेब की तरफ से मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी से युद्ध भी किया था, उन्हें परास्त भी किया था, और पुरंदर की संधि करके उन्हें मुगल राज दरबार में उपस्थित होने के लिए मजबूर भी किया था। उन्हीं के पुत्र थे जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय को हम आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि उत्तरवर्ती मुगल काल के बादशाह जहांदार शाह द्वितीय या जहांदार शाह के समय इन्हें मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी गई थी। मिर्जा राजा सवाई की उपाधि देने के साथ साथ इनको मालवा का जागीरदार भी बनाया गया था। ये वही राजा है। उत्तरवर्ती मुगल काल में जिस समय मुगल बादशाहों की स्थिति कमज़ोर हुई, इन्होंने राजा अजीत सिंह और दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर अंततः जयपुर की स्थापना, जयपुर को एक स्वतंत्र राज्य या ऑटोनोमस स्टेट की स्थिति प्रदान करने में सफलता पाई। लेकिन ध्यान रहे प्रिय छात्रों की ये जयपुर के संस्थापक मिर्जा राजा सवाई जयसिंह, जिन्होंने इस नगर की स्थापना भी करवाई थी, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। एक तथ्य ये, दूसरा तथ्य ये एक वैज्ञानिक सोच के राजा थे। ऐसा राजपूत राजा, राजपूतों में एक श्रेष्ठ सोच चिंतन प्रवृत्ति वाला राजा, जिनमें एक वैज्ञानिक प्रतिभा थी, वैज्ञानिक सोच थी। इसी कारण इन्होंने यूक्लिड का रेखागणित, ज्योमेट्री और नेपियर का लघुगुणक यानी लॉग्स जो लिया जाता है, मैथ वाले छात्र इसे अच्छी तरह से जानते होंगे, इसका इन्होंने संस्कृत में अनुवाद कराया था। यूक्लिड के रेखागणित का और नेपियर के लघुगुणक का इन्होंने संस्कृत में अनुवाद कराया था। इसके बाद आगे देखें, नक्षत्र गणना के लिए इन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम से एक सारणी तैयार करवाई थी। पंडितों का पत्रा समझते होंगे, नक्षत्र गणना की बड़ी विधिवत उसमें सूचना होती है। इसी तरह से जिज मोहम्मद शाही नाम से इस राजा ने, मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने एक सारणी, एक सेट तैयार करवाया था, और जिसे कहा जाता है जिज मोहम्मद शाही। साथ ही साथ देश में इस राजा ने 5 स्थानों पर वेधशालाएं, प्लेनेटोरियम बनवाए थे। ये 5 स्थान जो इन्होंने चुने थे वेधशाला बनवाने के लिए, वो था जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और बनारस। बनारस की वेधशाला सबसे छोटी थी, लेकिन ये कई बार पीसीएस स्तर तक का क्वेश्चन ये बना है कि 5 स्थानों पर वेधशालाएं स्थापित करवाई थी मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने। ये इन्होंने जो है कहाँ कहाँ बनवाई थी, ये आपके स्तर पर भी हो सकता है एक सामान्य क्वेश्चन के रूप में, इसलिए यहाँ बताना उचित होगा कि देश में 5 स्थानों पर मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने वेधशालाएँ बनवाई थी। वेधशाला मतलब प्लेनेटोरियम। ये कहाँ कहाँ थी? जयपुर में थी, उज्जैन में थी, मथुरा में थी, दिल्ली में थी और बनारस में थी। ये 5 स्थानों पर इस राजा ने वेधशालाएँ बनवाई थी। इस तरह से यह एक वैज्ञानिक सोच के राजा थे। विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने योगदान दिया, धर्म के क्षेत्र में भी योगदान दिया, और जयपुर
यानी आमेर की राजधानी की स्थापना भी करवाई, जिसके संस्थापक हुआ करते थे विद्याधर, और साथ ही साथ इसे स्वायत्त राज्य या एक स्वाधीन राज्य, मुगलों से एक स्वतंत्र राज्य भी बनाया। ये इस राजा की महत्वपूर्ण देन है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि जयपुर के बाद इस दौरान और कौन सा स्वायत्त शासी राज्य स्थापित होता है। अब इसमें इस क्रम में हम लोग देख लेते हैं। अब अगला वो है सिख राज्य या पंजाब। प्रिय छात्रों, स्वायत्त शासी राज्यों के उदय के क्रम में अगला क्रम जो अभी हमने बताया, सिख राज्य। सिख राज्य जिसका केंद्र पंजाब और उसकी राजधानी बाद में पेशावर बनी, ये राज्य वास्तव में एक धार्मिक रूप लेते हुए राज्य का स्वरूप धारण किया। यानी सिख राज्य की स्थापना के पीछे धार्मिक कारण एक आधार के रूप में विद्यमान थे। सबसे पहले इसमें हम ये देख लेते हैं कि आखिर धार्मिक कारण क्या थे। सिख राज्य की जो स्थापना होती है उसके लिए सर्वप्रथम सिख गुरुओं ने यानी सिख धर्म के संस्थापकों ने एक आधार प्रदान किया। इसी सिख धर्म के संस्थापकों ने जो आधार प्रदान किया उसको एक धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। उसी आधार को लेकर तमाम सिख एकजुट हुए और एकजुट होकर के कालांतर में इन लोगों ने सिख राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि धर्मगुरु जो सिखों को एकजुट बनाए, एक धर्म के रूप में एक किए, फिर उनको एकजुट करके आगे चलकर एक सैनिक, धार्मिक सैनिक के रूप में ये लोग उभरे। ये कौन कौन से लोग थे, तो इसमें देखेंगे कि सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक कुल 10 सिख गुरु हुए। एक एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाएंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है और हो सकता है वो परीक्षा में काम भी आए। सामान्यतया वनडे एग्जाम्स में, फिर आगे के एग्जाम्स में भी ये काम आएगा। तो जो सामान्य चीज़ें हैं, जो आपको एक सामान्य स्तर पर जानकारी चाहिए, वो हम आपको बताते चलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से लेकर और गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु हुए। थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो जो कुल 10 सिख गुरु हुए, इन 10 सिख गुरुओं में गुरु नानक देव ऐसे थे जिन्होंने सिख धर्म की एक पंथ के रूप में स्थापना की थी। तो थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि जिस सिख गुरु ने इसे एक धर्म का स्वरूप प्रदान किया था, एक मजहब का स्वरूप प्रदान किया था, उनके बारे में आखिर क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इनका जन्म 1469 में हुआ। कहाँ पे? स्थान तालवंडी, पंजाब में तालवंडी एक स्थान है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था कालू मेहता, ये खत्री जात के थे। माता तृप्ता देवी, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। ध्यान रहे, इस महापुरुष की मृत्यु 1539 में करतारपुर नामक स्थान पर हुई थी। करतारपुर आजकल पाकिस्तान में है। अभी कुछ समय पहले ये प्रासंगिक भी था, करंट का एक क्वेश्चन भी था। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान सरकार ने एक चाल चलते हुए, ताकि सिखों को अपनी तरफ बरगलाया जा सके, या हो सकता है उनका ये भी मत रहा हो कि भारत सरकार का दिल जीता जा सके, विश्व बिरादरी को दिखाया जा सके, कुछ भी। करतारपुर कॉरिडोर सिखों के लिए उन लोगों ने खोला था। तो आपको ये अगर थोड़ा सा मीडिया या संचार माध्यमों से जुड़े होंगे तो अवश्य इस पर नज़र डाले होंगे आप भी। करतारपुर कॉरिडोर जिसकी चर्चा हुई थी, ये वही करतारपुर है जहाँ पर सिख गुरु धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी। वही करतारपुर है जो आजकल पाकिस्तान में पड़ गया है। इस प्रकार हम देखते हैं, जब 1469 में इनका जन्म हुआ था, तो ये इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर, मुगल राजवंश के संस्थापक, इनके समकालीन थे। एक तथ्य है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, इब्राहिम लोदी सल्तनत काल के अंतिम सुल्तान और बादशाहत के संस्थापना करने वाले बाबर, इन दोनों लोगों के समकालीन थे। गुरु नानक देव के प्रमुख शिष्य बाला, मर्दाना और लहना थे। ये लोग उनके साथ सारंगी, रबाब इत्यादि बजाते थे जब वो भजन गाते थे गुरु नानक देव। तो बाला, मर्दाना, लहना
ये उनके सबसे प्रिय और सबसे प्रमुख शिष्य थे। और यही लहना जो है, यही लहना ही गुरु अंगद देव के नाम से आगे चलकर गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद दूसरे सिख गुरु हुए। बाला मर्दाना लहना में से लहना गुरु अंगद के नाम से दूसरे सिख गुरु हुए। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिखों को एक पंथ के रूप में, एक मजहब के रूप में, एक धर्म के रूप में एकत्रित करने का काम धर्म ने किया। उस धर्म सिख धर्म की स्थापना किया गुरु नानक देव, जिनके बारे में अभी ये आपको बताया गया। और फिर 10 सिख गुरु की बात हुई कि गुरु नानक देव ने जिस धर्म, जिस मजहब पंथ को चलाया उसमें कुल 10 सिख गुरु हुए हैं। तो पहले सिख गुरु तो ये हो गए, और उसके बाद दूसरे सिख गुरु अभी यहाँ आपको बताया गया, लहना ही गुरु अंगद देव के नाम से दूसरे सिख गुरु हुए। तो हम लोग अब गुरु नानक देव के बाद लहना यानी गुरु अंगद देव के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट इसे हम मिटाकर अब गुरु अंगद देव, इनके बारे में भी थोड़ा सा तथ्य जान लेते हैं। गुरु अंगद देव के बारे में हम देख लेते हैं। गुरु अंगद देव दूसरे सिख गुरु हुए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया इनका नाम लहना था। लहना ही गुरु अंगद देव के नाम से दूसरे सिख गुरु के रूप में स्थापित हुए गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद। ये भी गुरु नानक देव की तरह खत्री जाति के ही थे। गुरु नानक देव भी खत्री थे, ये भी खत्री जाति के थे। उनके प्रिय और प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन्होंने खादुर नामक स्थान पर गुरु की गद्दी स्थापित की। सिख गुरु अंगद देव ने खादुर नामक स्थान पर गुरु की गद्दी स्थापित। ध्यान रहे, सिखों में जो लंगर व्यवस्था होती है, लंगर चलना, हमेशा लंगर चलता ही रहता है, लोग भोजन करते रहते हैं, भोजन लोग बनाते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो इस तरह से सिखों में लंगर व्यवस्था जो स्थापित की गई, ये लंगर व्यवस्था स्थापित किया गुरु अंगद देव ने। साथ ही साथ इन्होंने जो देवनागरी लिपि, संस्कृत की जो लिपि हुआ करती थी, सिखों के लिए इन्होंने उससे अलग एक लिपि भी स्थापित करवाई। इसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। गुरु अंगद देव की सिख धर्म में 2 महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देते हैं यहाँ। इन्होंने लंगर व्यवस्था चलाई सिखों में, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। वर्तमान पंजाबी भाषा जो है वो जब लिखी जाती है तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इस गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद देव ने किया था। इनका ये 2 योगदान सिख धर्म में है। गुरु अंगद देव के बाद फिर अमरदास अगले सिख गुरु होते हैं। प्रिय छात्रों, ये वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए, इसलिए अब हम ये सोच रहे हैं कि इसके बाद गुरु अमरदास से लेकर और गुरु गोविंद सिंह तक हम आपको इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद प्रिय छात्रों।